नमस्कार दोस्तों। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। पिछले हफ्ते नई दिल्ली में G20 देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने रहे। ये सम्मेलन पूरी तरह एक मोदी इवेंट बनकर रह गया था और जब मेजबान मोदी जी हों तो मेहमान नवाजी किसी और स्तर पर ही पहुंच जाती है। मेहमानों की बहुत अच्छी तरह देखरेख हुई और ऐसा कहा गया कि उन सबको सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन भी परोसा गया। इसी G20 सम्मेलन में जितने भी डेलीगेट्स आए थे उनको एक किताब भी भेंट की गई जिसका टाइटल था भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज की इस एपिसोड में मैं बात करूंगा इसी बारे में कि ये टाइटल भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये कहाँ से आया, किसने दिया, और थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि बाकी देश भी क्या हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं। तो प्रोग्राम में बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें निकल कर आ रहे हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमारी थोड़ी बहुत सहायता हो जाती है और अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी अवश्य इसे शेयर करें और लाइक करें। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर हैं, व्हाट्सएप या ट्विटर पर, तो आप लोगों को भी अवश्य ही इस पुस्तक का लिंक आया होगा। अब कई लोग इसको फॉरवर्ड करने में लगे हैं, खास करके हमारी भक्त ब्रिगेड बहुत ही उत्सुकता से इसके बारे में प्रचार करने में लगी हुई है। जैसे कि एक सज्जन है जो अपने को स्टार बॉय बोलते हैं, वो इस पुस्तक के बारे में कुछ भी लिखकर ये फॉरवर्ड करते रहते हैं। इनके बारे में आप ट्विटर पर देख सकते हैं। भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इस पुस्तक में भारत के पिछले 8000 साल के इतिहास को दर्शाया गया है करीब 50 पन्नों में। और रहा सवाल कि इसमें मुगलों के बारे में जिक्र नहीं किया गया है या अंग्रेज़ों के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो मेरे ख्याल 38वें पन्ने पर ये मुगल एम्परर अकबर के बारे में काफ़ी अच्छी बातें लिखी गई हैं। बात इस पुस्तक की नहीं है, बात यह है कि किसने हमको मदर ऑफ डेमोक्रेसी का टाइटल दिया था। हु गेव द टाइटल मदर ऑफ डेमोक्रेसी टू इंडिया। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इन शब्दों का प्रयोग सबसे पहले मोदी जी ने एक वाइस चांसलर की कॉन्फ्रेंस हुई थी 2021 में, उसमें उन्होंने ये शब्द प्रयोग करने शुरू किए थे। उसके बाद 25 सितंबर 2021 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। और फिर पिछले साल हमारे 76वें इंडिपेंडेंस डे के दिन जब उन्होंने भाषण दिया था लाल किले से, तब भी उन्होंने ये बात दोहराई थी कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। तो ये शीर्षक मदर ऑफ डेमोक्रेसी आरएसएस और बीजेपी की ही देन लगती है, जिसको नरेंद्र मोदी के माध्यम से इसको पॉपुलराइज करने की कोशिश की जा रही है। इसका कोई फंडामेंटल या साउंड बेसिस नहीं है। अब क्योंकि आरएसएस, बीजेपी और मोदी जी को आज़ादी के 75 साल बाद ये याद आया कि भारत तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी था, लेकिन उनके पास कोई तथ्य नहीं था, कोई फाउंडेशन नहीं थी, कोई डेटा नहीं था, फिर भी वो एक किताब देना चाहते थे। तो ये किताब एक तरह से भारत की सांस्कृतिक विरासत यानी कि कल्चरल हेरिटेज के बारे में थोड़ा बहुत बताती है। लेकिन जहाँ तक डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र की बात है, तो ये बहुत ही एक पुअर शो है इस किताब में, जो कि किसी भी एंगल से ये प्रजातंत्र के बारे में कुछ नहीं दर्शाती है। पहले पेज पर जो मोदी जी का ओपनिंग रिमार्क है वो भी एक कंफ्यूजन भरा है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में। वो लिखते हैं पहले पन्ने पर, आई एम प्राउड टू रिप्रेजेंट अ कंट्री विच हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग नेम्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी।
We have had a great tradition of democracy for thousands of years. Our diversity is the hallmark of our strong democracy, a country that has dozens of languages, hundreds of dialects, different lifestyles, cuisines. This is the best example of a vibrant democracy. याद रखिए, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ये नाम स्वयं बीजेपी ने ये दिया है, तो किसी ने इसका नाप के या कोई डेटा लेकर ये नाम नहीं दिया गया है। और दूसरी चीज़, ये जितने भी इसमें एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, डाइवर्सिटी, हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स, ये सारे प्रजातंत्र के रिलेटेड नहीं है, ये कल्चरल हेरिटेज के रिलेटेड है। इसी स्टेटमेंट का हिंदी में अनुवाद। मोदी जी कहते हैं, मुझे एक ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है जिसे लोकतंत्र की मां के रूप में नामित होने का गौरव प्राप्त है। हमारे यहाँ हजारों वर्षों से लोकतंत्र की महान परंपरा रही है। हमारी विविधता हमारे मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। एक ऐसा देश जिसमें सैकड़ों बोलियां, विभिन्न जीवन शैली, व्यंजनों की चकाचौंध है, यह एक जीवंत लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये तो रही अपना ढोल खुद पीटने वाली बात। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक दूसरे सेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ डेटा की, कुछ आंकड़ों की, और ये देखेंगे कि दुनिया हमें कितना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री समझती है। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ डेटा जिसे जाना जाता है डेमोक्रेसी इंडेक्स के नाम से। ये डेटा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU हर साल एक रिपोर्ट के तौर पर निकालती है, जिसमें दुनिया के 167 देशों को नापा जाता है, लगभग 60 पैरामीटर्स लेके, और फिर इन 60 पैरामीटर्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। हर कैटेगरी को 0 से 10 के स्केल पर उसको आंका जाता है, और फिर टोटल स्कोर निकाल के ये इंडेक्स दिखाया जाता है। डेमोक्रेसी इंडेक्स अगर 8 से 10 के बीच में आता है तो वो देश एक फुल डेमोक्रेसी माना जाता है, पूरी तरह से एक प्रजातांत्रिक देश होता है। अगर ये इंडेक्स 6 से 8 के बीच में आता है तो उस देश को फ्लॉड डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र तो है लेकिन कमियां हैं, और वो कमियां होती हैं सिविल लिबर्टी के एरिया में हो सकती हैं, पार्टिसिपेशन, लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने से घबराते हैं, और एक तरह से अंडर डेवलप्ड सिस्टम होता है उनके पॉलिटिक्स का। यही डेमोक्रेसी इंडेक्स अगर 4 से 6 के बीच में होता है तो उन देशों को हाइब्रिड रिजीम कहते हैं, और 4 से कम होता है तो वहाँ अथॉरिटेटिव रिजीम मानी जाती है। आगे मैं जो आपको डेटा दिखाने जा रहा हूँ, जैसा मैंने कहा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एनुअल रिपोर्ट से है। मैं जो डेटा ले रहा हूँ वो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट से है, जो कि लेटेस्ट है, जो 2023 में पब्लिश हुई थी। और अपने ओपनिंग पेज पे ही इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि दुनिया में प्रजातंत्र खतरे में आता जा रहा है। ये कमेंट किया गया है कि दुनिया का एवरेज डेमोक्रेसी इंडेक्स पिछले 2 साल में बढ़ा नहीं है, वो जहाँ का तहाँ स्थिर है, जबकि पैंडेमिक से पहले वो इंडेक्स 5.44 था, वो अब घट के 5.29 पर स्थिर है। डेमोक्रेसी इंडेक्स का ये डेटा और जितने भी पैरामीटर्स नापे जाते हैं, ये डेटा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी इस्तेमाल करता है, और यही डेटा IMF और यूनाइटेड नेशंस की कई एजेंसियां भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक चिंताजनक बात है कि पिछले 3 साल से डेमोक्रेटिक इंडेक्स दुनिया का वो स्थिर रहा है, और इसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन की जो वजह रही है वो था US का 2020 का इलेक्शन, जिसमें ट्रंप जब हारे थे तो उनका जो बिहेवियर रहा था वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था। ये है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 का ग्लोबल मैप। इसमें कलर बेस पर आप ध्यान दीजिएगा, जो डार्क ब्लू एरियाज हैं, सबसे ज़्यादा ब्लू, वो आइसलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन,
फिनलैंड, ये सारे फुल डेमोक्रेसी में आते हैं। इनका स्कोर 9 से 10 के बीच में है। और उसके बाद थोड़ा सा हल्का ब्लू जैसे कि कनाडा है और कुछ यूरोपियन देश हैं, ये भी फुल डेमोक्रेसीज हैं। इनका स्कोर 8 से 9 के बीच में है। फिर आता है बिल्कुल लाइट ब्लू, जिस कैटेगरी में भारत भी है, यूएस भी है। ये फ्लॉट डेमोक्रेसीज का है, जिनका स्कोर 6 से 8 के बीच में है। अन्य देश इस कैटेगरी में है, साउथ अफ्रीका है और कुछ फार ईस्टर्न देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि। और बाकी सारी दुनिया ऑरेंज या लाल है, वो या हाइब्रिड रिजीम है या अथॉरिटेटिव रिजीम्स हैं। मैं जल्दी से एक डिटेल में आपको ये सब समराइज कर देता हूँ। दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज इस वक्त जो टॉप 10 है, वो है नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड्स और ताइवान। फ्लॉट डेमोक्रेसीज शुरू होते हैं 25वें स्थान से। चेक रिपब्लिक, ग्रीस, एस्टोनिया, पुर्तगाल, इजराइल और इसी कैटेगरी में यूनाइटेड स्टेट्स 30वें नंबर पर है और भारत 46वें नंबर पर है। हाइब्रिड रिजीम्स में टॉप 5 हैं बांग्लादेश, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, मलावी और पैराग्वे। इस कैटेगरी में पाकिस्तान आता है 106वें स्थान पर। और अथॉरिटेटिव रिजीम में बाकी सारे देश आते हैं, जिसमें ज़्यादातर गल्फ के कंट्रीज भी हैं और इसी में चाइना भी है 154th पोजीशन पे। ध्यान दीजिए, 167 कंट्रीज में से चाइना की रैंकिंग 154 पर है। तो ये तो एक ओवरऑल मैंने समरी दी थी दुनिया भर के देशों की। मैं आपको भारत का इंडिविजुअल अब स्कोर दिखा रहा हूँ और ये देखिए कि वो फुल डेमोक्रेसी से अभी हम लोग कितनी दूर हैं। तो इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे देश का नाम लिखा है, उसके बाद ओवरऑल स्कोर है और फिर वो 5 सेक्शन, यानी कि पहला इलेक्शन प्रोसेस कितना फेयर है, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट कि एक बार जब गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है उसके बाद वो कार्य कैसे करती है, क्या वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से करती है, ये पैरामीटर। दूसरे स्थान पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कितने लोग इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। हमारे यहाँ पे इलेक्शन लड़ना एक आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है। पॉलिटिकल कल्चर ये चौथे स्थान पर और सिविल लिबर्टीज। तो पहले सेक्शन में ऊपर ये वो 5 देश हैं जो दुनिया में इस वक्त टॉप पर हैं और उनके स्कोर यहाँ दिए गए हैं। वो ज़्यादातर 9.5 से 10 के बीच में है। हमारे वाले सेक्शन में इंडिया से पहले 2 जो कंट्रीज़ हैं वो हैं तिमोर लेस्टे, साउथ अफ्रीका, और हमसे नीचे 2 पायदान 47 और 48 पोजीशन पर है पोलैंड और सुरिनाम। तो हम लोग इस कैटेगरी के देशों में अभी गिने जाते हैं। हमारा ओवरऑल स्कोर है 7.04। इलेक्शन प्रोसेस में हमारा 7.5 है, जबकि विकसित देशों का 9.5 के करीब है। फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ये हमारे यहाँ सबसे वीक है। एक बार जब सरकार इलेक्ट हो जाती है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एक साइड में रख के और एक अथॉरिटेटिव रिजीम की तरह से काम करने लगते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ये भी हमारा वीक है, यहाँ पे इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल है। पॉलिटिकल कल्चर ये हमारे यहाँ पे काफ़ी ख़राब है, मतलब किस तरह से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं, क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से एक दूसरे पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं और फेक न्यूज़ का सहारा लेते हैं। तो इस जगह हम काफ़ी वीक है, हमारा स्कोर केवल 5.6 है। और सिविल लिबर्टी ये पिछले 1-2 साल से भारत के लिए ये कम होता जा रहा है। फिलहाल ये 7.22 पर है। तो एक तरफ हम अपने को सेल्फ प्रोक्लेम्ड मदर ऑफ डेमोक्रेसी बुलाते हैं और दूसरी तरफ एक साइंटिफिक मेथड से हमारी जो पोजीशन डिटरमिन की गई है दुनिया के देशों में, दुनिया के 167 देशों में से हम 46वें नंबर पर बने हुए हैं और हमें एक फ्लॉड डेमोक्रेसी का टाइटल दिया गया है। हमें फुल डेमोक्रेसी बनने के लिए अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अगर हम फुल डेमोक्रेसी बने तब कहीं बात जाके
शायद हो सकती है कि हम एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाएं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।